Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So today let me start with the fact that every year at least 2 to 3 questions directly or indirectly come from international conventions in UPSC, CDS, CAPF, NDA and even FCAT and civil services examinations and even in the state PCS examinations. But the problem is students often memorize the names, not the purpose, relevance, or the timeline. That is where they lose the marks. So in this video, we are going to decode uh, it in smart way. We will decode the most important conventions, why they are signed, when, by whom, and what they mean for India. This is not going to be a boring list. It is a powerful tool to score smart, revise fast. So sit back, take notes, and let's master the most yielding international conventions in the Mark Dasak way. So let's start with the conventions. That is, the first convention is the Ramsar Convention. So इसका aim देखेंगे तो we will find to conserve, that is to conserve and ensure the sustainable use of wetlands and their resources. Basically रामसर कन्वेंशन इज मतलब ईरान में एक है ना रामसर नाम की सिटी है, वहाँ पे हुआ था है ना, तो 1971 में हुआ था. इसका क्या है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड रिसोर्सेज है ना, वेटलैंड और रिसोर्सेज से रिलेटेड है. ओके, सो दिस इज द एम. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? प्रमोट द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स ग्लोबली, जो कि यूपीएससी के एक 2014 के पेपर में भी आ चुका है. सेकंड क्या बोल रहा है ना, डेजिग्नेट एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस. ओके, थर्ड क्या बोल रहा है? फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन. Fourth saying that the support ecological biodiversity and water bird conservation. So ये है ना ऑब्जेक्टिव्स आपके डायरेक्ट है ना एक ऑप्शन बन के आ सकते हैं, ऑप्शंस में आ सकते हैं. जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिनमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है या कौन से इसके ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं ना. तो फर्स्ट क्या हो गया? प्रमोट वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स. सेकंड क्या हो गया? डेजिग्नेट एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स. थर्ड क्या हो गया? फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर वेटलैंड्स, यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन फोस्टर करता है वेटलैंड्स के लिए. फोर्थ क्या करता है? सपोर्ट इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर कंजर्वेशन. ओके, सो यहाँ पे एक इससे रिलेटेड मॉन्ट्रेक्स प्रोटो रिकॉर्ड भी है, जो है इट्स ए रजिस्टर विद इन द रामसर कन्वेंशन मेंटेन एज एन लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स. बेसिकली ये मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड है, जो एक रजिस्टर होता है जो रामसर कन्वेंशन जिसमें मेंशन होता है, मतलब कि एक है ना लिस्ट है जिसमें रामसर कन्वेंशन मेंशन है, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स. सो जस्ट रिवाइज द रामसर साइट. सो रामसर कन्वेंशन बेसिकली टू कंजर्व द एंड प्रोटेक्ट सो इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स है ना. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स, प्रमोट वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स. सेकंड क्या बोल रहा है? डेजिग्नेट एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स. एंड थर्ड बोल रहा है कि फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर वेटलैंड्स. फोर्थ बोल रहा है सपोर्ट इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर कंजर्वेशन. इससे रिलेटेड हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी पढ़ लिया. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, the second convention, that is CITES. That is the convention on the international trade in endangered species of wild flora and fauna. CITES ये बेसिकली 1973 में साइन हुआ था. ये रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन द वाइल्ड स्पीसीज टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन है ना. ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली है ना. सेकंड क्या बोल रहा है? इसमें 185 मेंबर पार्टीज है, प्लस ये 40,000 प्लस स्पीसीज रेगुलेट करता है ना. ये लीगली बाइंडिंग है. ये मतलब कि आप ना ये काफ़ी ज़्यादा कम ही होते हैं, एक्सेप्शनल है कि ये लीगली बाइंडिंग है. मोस्टली जो कन्वेंशंस है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, बट ये वाला लीगली बाइंडिंग है. बट क्या है कि ये रिप्लेस नहीं कर सकता जो नेशनल लॉज होते हैं ना, है ना, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उनको ये रिप्लेस नहीं कर सकता. सो लीगली बाइंडिंग तो है बट रिप्लेस नहीं कर सकता. थर्ड क्या बोल रहा है? एडमिनिस्ट्रेड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना. सेक्रेटरीट जिसका कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना. इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? यूएनईपी करता है. ओके, यूएनईपी इसको एडमिनिस्टर करता है. फोर्थ क्या बोल रहा है? कोप मीटिंग, सीओपी, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग एवरी
2 to 3 years to review the species protection. So basically ये मीटिंग होती है 2 to 3 years में टू रिव्यू द स्पीसीज का प्रोटेक्शन वगैरह के लिए. इसमें अपेंडिक्स है जिसके में डिवाइड किया हुआ है स्पीसीज को. अपेंडिक्स 1 बोलता है कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है इसमें. नो कॉमर्शियल ट्रेड होता है, मतलब कि कॉमर्शियल ट्रेड बिल्कुल बैन होता है, प्लस जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि टाइगर्स हो गया, राइनोज हो गया. अपेंडिक्स सेकंड सेज द रेगुलेट ट्रेड नॉट थ्रेटन्ड बाई बट कुड बिकम सो, है ना. ये हो गया महोगनी, मतलब कि रेगुलेट ट्रेड को रेगुलेट करता है, मतलब कि थ्रेटन्स नहीं है बट बिकम, मतलब कि हो सकता है थ्रेटन नियर फ्यूचर में, जैसे कि महोगनी हो गया, सर्टेन साक्स हो गया, जिसको से अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया. अपेंडिक्स थर्ड में किसको रखा गया, इसमें रखा गया स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री एंड protected in at least one country and trade control with permit. So basically अपेंडिक्स को समझोगे, है ना. तो यहाँ पे अपेंडिक्स तो 1 है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए है, जिसमें कि ट्रेड नो कॉमर्शियल ट्रेड को बिल्कुल बैन कर रखा है ना. सेकंड वाला क्या हुआ, वो इससे लीनियंट हो गया थोड़ा सा. इसमें क्या है कि रेगुलेट करता है ट्रेड को. यहाँ पे जो है ना जीरो ट्रेड नहीं करता है, यहाँ पे थोड़ा करता है, लिमिटेड ट्रेड करता है, वो भी रेगुलेट करता है. इसमें होता है कि जो स्पीसीज है वो नॉट थ्रेटन्ड है, बट अभी भी फ्यूचर में कभी भी हो सकती है थ्रेटन, है ना. सो यहाँ पे अभी थर्ड वाला अपेंडिक्स थर्ड में जाओगे तो वो थोड़ा और लीनियंट हो गया. उसमें क्या होता है, स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, एक कंट्री में मतलब कि प्रोटेक्टेड है ना. ट्रेड कंट्रोल विद द परमिट लेना पड़ता है ट्रेड करने के लिए ऐसी इसके लिए. सो बेसिकली साइट्स है, इनके बारे में रिकेप कर लेते हैं. एक तो इसमें है ना 185 पार्टीज है और 40,000 प्लस स्पीसीज को करता है, मतलब रेगुलेट करता है. लीगली बाइंडिंग है, बट नेशनल लॉज को ये रिप्लेस नहीं कर सकता. इसको एडमिनिस्टर यूएनईपी करता है ना, जिसका सेक्रेटरीट जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. इसमें मतलब कि कोप की मीटिंग होती है, सीओपी मीटिंग्स होती है 2 से 3 साल में, जो कि इसके रिव्यू करती है स्पीसीज को. इसमें अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 में जो कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन होता है, जिसमें कि कॉमर्शियल ट्रेड बैन होता है. फिर सेकंड अपेंडिक्स सेकंड होता है, जिसमें कि रेगुलेट ट्रेड होता है, प्लस नॉर्थ मतलब कि जो है ना स्पीसीज अभी तो थ्रेटन नहीं है बट नियर फ्यूचर में हो सकती है ना. अपेंडिक्स थर्ड जो सबसे लीनियंट है, जिसमें क्या होता है स्पीसीज जो कि एटलीस्ट एक कंट्री में वन कंट्री में है ना, मतलब कि प्रोटेक्टेड है, प्लस जिसमें ट्रेड कंट्रोल होता है, वैसे मतलब कि परमिट लेना पड़ता है ट्रेड करने के लिए. ओके. सो थर्ड इज बोन कन्वेंशन जो कि 1979 में साइन हुआ था. ये क्या दे रखा है, इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है, जिसमें कि 133 पार्टीज है. इंडिया ज्वाइन इन 1983. इंडिया ने 1983 में किया था इसको ज्वाइन, है ना. इसमें टोटल कितनी पार्टीज है ना, 1983 में ज्वाइन किया था, 133 टोटल पार्टीज है. ओके. इसका एम क्या है, कंजर्व द माइग्रेटरी स्पीसीज, टेरेस्ट्रियल, मरीन और एवियन, है ना. यहाँ पे इसका बेसिकली क्या है कि ये है ना कंजर्व करता है माइग्रेटरी स्पीसीज को. ये यूएनईपी के अंडर आता है, 133 पार्टीज है, प्लस इंडिया ज्वाइन करता है इसको 1983 में. ओके. सो यहाँ पे भी अपेंडिक्स दे रखे हैं, है ना, जिसके हिसाब से इसको स्पीसीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है. तो बेसिकली अपेंडिक्स 1 कहता है कि जो कि बोलता है कि इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट ऑल और ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर रेंज. ओके. यहाँ पे अपेंडिक्स सेकंड बोलता है माइग्रेटरी स्पीसीज नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सो बेसिकली यहाँ पे है कि ये वाला ज्यादा हार्ड है, प्लस ये वाला थोड़ा लीनियंट हो जाता है. जैसे कि अपेंडिक्स 1 बोलता है कि इन डेंजर ऑफ द एक्सटिंक्शन थ्रू आउट द ऑल और ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर रेंज. अपेंडिक्स 2 बोलता है माइग्रेटरी स्पीसीज जस्ट नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, है ना. 2 में डिवाइड किया गया अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में. अपेंडिक्स 1 थोड़ा सा हार्ड है, जो कि मतलब कि जो गायब हो रही है स्पीसीज उनसे रिलेटेड है. सेकंड वाला थोड़ा लीनियंट है ना. सो थर्ड बाद में है ना इंडिया एंड सीएमएस. ओके. इसके बारे में देखते हैं. सो बेसिकली ये नॉन बाइंडिंग है, नॉन लीगली बाइंडिंग है ना. एमओयू साइन फॉर साइबेरियन क्रेन्स इन 19 बेसिकली ये क्लाइमेट है ना, सॉरी ओके कंजर्वेशन और माइग्रेटरी स्पीसीज वाला है ना. इसका फुल फॉर्म होता है सीएमएस का, कंजर्वेटरी माइग्रेटरी स्पीसीज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. ओके. सो बेसिकली ये नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन हुआ था साइबेरियन क्रेन्स के लिए 1999 में, प्लस मरीन टर्टल्स के लिए 2007 में, डुगोंग्स में हुआ था 2008 में, और रेप्चर्स के लिए हुआ था 2017 में, है ना, 2016 में. सो एंड इंडिया जो कि 2.4% ऑफ वर्ल्ड की लैंड है, 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को मतलब कि हैबिटाट करता है. ओके.
सो यहाँ पे हमने बोन कन्वेंशन में क्या देखा कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, यूएनईपी के अंडर आती है, 133 कंट्रीज है ना। इंडिया ने 1983 में इसको साइन किया था। इसका एम टू कंजर्व द माइग्रेटरी स्पीसीज है। अपेंडिक्स 1 और 2 देर का है। अपेंडिक्स 1 थोड़ा सा है जिसमें कि जो कि एक्सटिंक्शन के लिए है, तो उनके लिए है। सेकंड वाला जस्ट एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहता है। फिर इंडिया और हमने कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में पढ़ा, तो वो जो एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन हुआ था जिसमें क्या होता है साइबेरियन क्रेन, मराइन टर्टल्स, डुगोंग्स एंड रेप्चर्स के बारे में बात की गई है। जैसे कि इंडिया में के पास 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड है, बट हम 8% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, है ना। और बोन कन्वेंशन आया कब था? 2079 में आया, सो 1979 में आया था। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया था, है ना, जो कि PYQ भी है एक यूपीएससी का। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये वाला हर सेकंड एग्जाम के आपको ऑप्शंस में मिलेगा, है ना। इसको आप ढंग से पढ़ो। इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओडीएस को डिप्लीट मतलब कि फेज आउट करना है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, है ना। ये क्या है? यूनिवर्सली रेक्टिफाइड बाय 197 कंट्रीज के द्वारा रेक्टिफाई कर गया है। मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंट ट्रीटीज को बोला जाता है। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि है ना, इसको मतलब कि अरेंज द फॉलोइंग वाले में भी आ सकता है, जिसमें कि एक तरफ ये प्रोटोकॉल दे रखा है, सेकंड तरफ ये है ना कौन से ईयर में इसको साइन किया गया था। यहाँ पे देखो कि 1987 में साइन किया गया था। इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, सो यूनिवर्सली इसको 197 कंट्रीज ने इसको यूनिवर्सली रेक्टिफाई कर दिया गया है ना। सेकंड, नेक्स्ट इज द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो कि 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। ओके, इसका एम क्या था? ग्लोबल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट ओजोन डिप्लीशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस एंड द पब्लिक कंसर्न। ओके, सो बेसिकली इसका एम क्या था? दैट इज टू ग्लोबल फ्रेमवर्क था टू कॉम्बैट द ओजोन डिप्लीशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस एंड द पब्लिक कंसर्न। सो ये बेसिकली ये बहुत ही है ना, जो दोनों ही है जो ओजोन लेयर के रिगार्डिंग है, जिसका हमें PYQ भी आ रखा है कि कौन सा ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिगार्डिंग है। ये वाला PYQ भी आ चुका है, हमने हमारे शायद CDS या CAPF में भी आ चुका है ना। एंड यूपीएससी में हमने देख ही लिया, यहाँ पे यूपीएससी 2015 CSC में आ चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये वियना कन्वेंशन जो कि 1988 में साइन हुआ था, इसका अगर आप देखो ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला क्या है? एनकरेज international collaboration and research on ozone depletion. Okay, support scientific studies or for informed policy making. थर्ड क्या बोल रहा है? promote legislative measures to protect the ozone layer. फोर्थ क्या हो गया? प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एक्शन लेड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एनकरेज करता है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन को एंड रिसर्च को ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड, प्लस ये साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज सपोर्ट करता है, साइंटिफिक स्टडीज को फॉर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए, है ना। थर्ड, ये प्रमोट करता है लेजिस्लेटिव मेजर्स को टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, है ना। फोर्थ, ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एक्शन। ओके, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा है। ओके, सो नेक्स्ट इज बेसल नॉर्म्स, बेसल कन्वेंशन दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लाइक है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप PYQs देखोगे कोई भी एग्जाम में, तो आपको हर दूसरे साल इनमें से कोई ना कोई कन्वेंशन जो कि वियना, मॉन्ट्रियल और बेसल्स में कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। और ये आपने क्या पढ़ा? साइट्स पढ़ लिया, वियना पढ़ लिया, है ना। तो ये वाले आते रहते हैं एग्जाम्स में। ये कब आया था? 1989 में साइन हुआ था। इसमें 191 पार्टीज है। इसका एम क्या है? रेगुलेट्स ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट को पूरा एकदम ढंग से पढ़ो। प्रिवेंटिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज टू ना लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, ताकि मतलब कि वहाँ पे सफाई रहे, वहाँ पे क्लीननेस रहे, है ना। तो इसलिए प्लस ये डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज इनमें से जो कि यूजफुल होता है उसको रख लेती है, बाकी को फेंक देती है। अगर रिसाइकल कर पाते हैं तो रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसा ही पड़ा था। ओके, एक्सक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट को, मतलब कि इसमें एक्सक्लूड है। इसका फोकस ऑन द वेस्ट मिनिमाइजेशन है, इसका फोकस वेस्ट मिनिमाइजेशन पे, सेफ डिस्पोजल पर, प्लस एंड असिस्टिंग LDCs लोअर डेवलपिंग कंट्रीज इन मैनेजिंग द हेजार्डस वेस्ट। ओके, सो बेसल कन्वेंशन इज बेसिकली फॉर द हेजार्डस वेस्ट। ये 1989 में साइन हुआ था। इसमें 190 कंट्रीज है, 91 कंट्रीज है। ओके,
So let's move toward the Convention on Biological Diversity. ये CBD है जो 1992 में साइन हुआ था. इसका एम क्या है? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसका एम क्या है? दैट इज कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बेसिकली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. इसकी गवर्निंग बॉडी है COP, मीटिंग बाइनली यानी 2 years में एक बार मिलती है. इसमें 196 पार्टीज है, 196 कंट्रीज है. इसका सेक्रेटरीट हो गया मॉन्ट्रियल, कनाडा में हो गया. की प्रोटोकॉल्स इसके अंदर कार्टिजीना, जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है. इसमें रेगुलेट LMO, दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया. नगोया प्रोटोकॉल हो गया. नगोया आपने 2010 के बारे में सुना होगा. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड मतलब की थीम है, जो कि आपकी UPSC एग्जाम्स में आती रहती है. प्लस आप स्टेट PCS की एग्जाम्स में देखोगे तो उनमें भी भर के आती रहती है ना. सो यहाँ पे हमने देखा CBD के बारे में देखा, जो कि 1992 में साइन हुई थी. इसका एम है टू कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज एंड फेयर बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो इसकी गवर्निंग बॉडी हो गई COP, जो कि 2 years में एक बार मिलती है. इसमें 196 कंट्रीज है. प्लस इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे? कनाडा में. इसमें कार्टिजेना है. इसमें नगोया प्रोटोकॉल है ना. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो वो है UNFCCC. ये वाला क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज. बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के लिए. कोई ये कब हुआ था? साइन हुआ था 1992 में एट द अर्थ समिट, रियो समिट आपने सुना होगा ना. ये 1992 में हुआ था, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है ना. तो इसमें साइन हुआ था. सेकेंड एंटर्ड इनटू फोर्स. ये फोर्स में कब आया था? ये 1994 मार्च 21 को आया था, है ना. इसमें पार्टीज है 198 कंट्रीज है. पेरेंट ट्रीटी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. ओके, बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट इसकी पेरेंट ट्रीटी थी. ओके, इसका सेक्रेटरीट ओरिजिनली जेनेवा में, जो कि ओरिजिनली तो जेनेवा में था, फिर ना रिकोलोकेट कर दिया बोन जर्मनी में 1996 में. ओके, इसके ऑब्जेक्टिव है, जो कि इसके आर्टिकल 2 में दे रखे हैं, जैसे कि स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस concentration to prevent harmful human impact on the climate, ensuring natural ecosystem adaptation, food security and sustainable ecosystem economic development. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन टू प्रिवेंट हार्मफुल ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. बेसिकली स्टेबलाइज करना है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन से हार्मफुल इफेक्ट होता है ना, जो कि ह्यूमंस पे, क्लाइमेट पर. प्लस इंश्योर है ना नेचुरल इकोसिस्टम एडेप्टेशन, फूड सिक्योरिटी, है ना, इनसे रिलेटेड है. ओके, सो UNCCC जो कि 1992 में साइन हुआ था, जिसमें कि जो कि अर्थ समिट, जो कि जिसको रियो समिट कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है. बेसिकली इसमें 198 कंट्रीज है. ये इसकी पेरेंट ट्रीटी कह सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट है. पहले ये जेनेवा में था इसका सेक्रेटरीट, फिर इसको बोन जर्मनी में 1996 में ले जाया गया, है ना. सो लेट्स इज रियो समिट 1992 में. हमने सुना अभी रियो अर्थ समिट वाला सुना था ना, ये जून 1990 में होता है. रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, है ना. अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 178 प्लस कंट्रीज. इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोरिस स्ट्रोंग था, है ना. ऑल्सो लेट द 19 जो जिसने है ना मतलब कि 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को भी है ना लीड किया था. इसका फोकस क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना. यहाँ पे यहीं से ही आया था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसी सबमिट में साइन किया गया था, है ना, जो कि 1994 में एक्शन में आया था. ओके, जिसमें कितनी कंट्रीज है? 198 कंट्रीज है ना. जिसका पहले एक मिनट, जिसका पहले आप देखोगे तो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सेक्रेटरीट जेनेवा में था. फिर इसको बोन कन्वेंशन के बोन जर्मनी में ले जाया गया. ओके, सो ओके, रियो समिट रियो समिट, जिसकी की ट्रीटीज ओपन फॉर सिग्नेचर. यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने देखा. फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ओके, ये वाली जो थी ये साइन इसी में हुई थी, ये रियो अर्थ समिट में. ओके,
मेजर आउटकम किस में था, रियो डिक्लेरेशन हुआ था, प्रिंसिपल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के परस्पेक्टिव हैं, जो कि एक ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे, नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, सो रियो सबमिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर। ये कब साइन हुआ था, 1992 में साइन हुआ था। इसमें UNF ट्रिपल सी हो गया, CBD हो गया, UNCC हो गया, है ना, ये वाले UNCCD हो गया, जो कि UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, इनसे रिलेटेड है, जो कि इसी में साइन हुई थी। नेक्स्ट इज UN कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये हमने UNCCD सुना, ये 1994 में हुआ था। इसको ये सिग्नेचर मतलब कि बेसिकली 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही जो है सबमिट हुआ था, अर्थ समिट, उसी के टाइम पे हुआ था इसको। फिर ये 1994 में आया, है ना। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, याद रखना, लीगली बाइंडिंग है। ओके, फोकस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हो गया। ओके, हमने कौन कौन सी ट्रीटी पढ़ी जो कि लीगली बाइंडिंग थी? हमने UNCCD से पहले कौन सी पढ़ी थी? ये साइट्स पढ़ी थी। ओके, जो कि भी बाइंडिंग थी, बट इसमें क्या था, ये जो कि नेचुरल लॉज थे उनको ये ऑल्टर नहीं कर सकती। ओके, सो इसको भी देख लो एक बार। लीगली बाइंडिंग थी बट डज नॉट रिप्लेस द नेचुरल लॉ। ओके, सो हम पढ़ रहे थे UNCCC, UNCCD। यहाँ पे ये बेसिकली लीगल, इसमें 197 कंट्रीज है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव है रिस्टोर लैंड्स हो गया, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हो गया, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी विद द लोकल पार्टिसिपेशन हो गया। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्टोर लैंड हो गया, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हो गया, प्रमोट सस्टेनेबल विद द लोकल सस्टेनेबिलिटी विद द लोकल पार्टिसिपेशन। बेसिकली ये कोरोना डेजर्टिफिकेशन से बचाने के लिए कन्वेंशन है, जिसमें 197 कंट्रीज है, लीगली बाइंडिंग है, फोकस करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पे। इसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव क्या है? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, LDN, जो कि एक वॉलेंटियरी टारगेट्स फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज के रिलेटेड है। इंडियाज कमिटमेंट क्या है? रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030, है ना। इंडिया ने टारगेट कमिट कर रखा है कि हम, है ना, 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे बाई 2030। ओके, नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CAPF और CDS NDA एग्जाम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टेट PCS के लिए तो आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये बेसिकली 1997 में इसको साइन किया गया था, UNF ट्रिपल सी के से रिलेटेड है। बेसिकली इसको ये 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था। इन्फोर्स कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था, 16 फेब को। इसमें 192 कंट्रीज है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस CO2 एंड 6 ग्रीन हाउस गैसेज in developing countries. So now it's your homework to tell me which are the gases that are part of greenhouse gas. कौन सी greenhouse gases है, उनको आप concentration के हिसाब से ही arrange करके you have to comment. Okay, so it's your homework. Please do it. So ऑब्जेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे? रिड्यूस हो गया रिड्यूस CO2, 6 ग्रीन हाउस गैसेज इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, इसका प्रिंसिपल हो गया कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें कमिटमेंट है 5% इमिशन रिडक्शन 1990s लेवल्स में ड्यूरिंग 2008 to 12 में। मार्केट मैकेनिज्म है इसका, इमिशन ट्रेडिंग है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM हो गया, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है इसका। बेसिकली इसमें इमिशन ट्रेडिंग होती है ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसमें कमिटमेंट था कि 5% इमिशन रिडक्शन होगा 1990s के लेवल से ड्यूरिंग 2008 to 12 में। इसका प्रिंसिपल है बेसिकली कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड देयर वर्क्स। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रोटरडैम कन्वेंशन ऑफ 1998 क्या बोलता है? बेसिकली लीगल बाइंडिंग है। लीगल हमने कब कौन सा देखा? साइट्स देख लिया अभी तक जो कि लीगल है ना। UNCCD हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, मतलब कि ओके,
एंड देन आफ्टर रोटरडैम कन्वेंशन। ओके, सो हमने 3 पढ़ लिए जो कि लीगली बाइंडिंग है। इनको आप याद रखना कि कौन सा लीगली बाइंडिंग नहीं है और कौन सा लीगली बाइंडिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। ओके, सो लीगली बाइंडिंग है फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ऑन हेजार्डस केमिकल ट्रेड। ये बेसिकली हेजार्डस केमिकल ट्रेड से रिलेटेड है ना। बेसल नॉर्म भी इसी से रिलेटेड था। ओके, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2006 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ओके, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? प्रमोट करता है ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसका की फीचर क्या हो गया? फैसिलिटेट करता है इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज, नेशनल डिसीजन मेकिंग ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिसिमिनेशन ऑफ द ट्रेड डिसीजंस। सो बेसिकली ये वाला अभी आ भी रखा है, अभी CDS CAPF में से किसी में आया था ये, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले में आया था। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कार्टिजियना प्रोटोकॉल था ऑन बायोसेफ्टी, है ना, फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑन CBD। ओके, और बेसिकली ये 2000 में आया था। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, दैट इज CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेटिंग द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा भी था कार्टिजेना, है ना, प्रोटोकॉल ऊपर। किस में पढ़ा था हमने? CBD में। हमने देखा था नीचे प्रिंसिपल्स में 2 दे रखे थे, एक तो कार्टिजेना था, सेकंड आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा था। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर बायोडाइवर्सिटी बायोसेफ्टी थ्रू रूल्स फॉर ट्रांसफर हैंडलिंग एंड यूज ऑफ LMOs। LMOs इज दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना। ओके, सो इसके की फीचर्स क्या हो गए? एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है, प्रोसीजर फॉर LMOs इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इन्वायरमेंट। ओके, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर LMO शिपमेंट, ये इसके की फीचर्स है। नेक्स्ट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। इसका ये ग्लोबल ट्रीटी है, एम टू एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। बेसिकली ये POP से रिलेटेड है, दैट इज द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। इनके इन्वायरमेंट्स में प्रोटेक्शन और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। इसका इट्स फोकस इज ऑन एलिमिनेटिंग एंड रिड्यूसिंग दैट इज द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड आइडेंटिफाई एडिशनल हेजार्डस केमिकल। बेसिकली ये एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस POP करने के लिए, प्लस आइडेंटिफाई करता है एडिशनल हेजार्डस केमिकल्स को। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? एलिमिनेट करता है एंड रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट द वर्स्ट POPs, है ना। इसका प्रमोट करता है सेफर अल्टरनेटिव्स का, बाद में एड्रेस करता है एडिशनल हेजार्डस केमिकल्स को, क्लीन अप POP कंटेमिनेट स्टॉक पील्स को क्लीन अप करता है ना। नेक्स्ट इज UNRED UN रेड 2008 में। ये बेसिकली UN का इनिशिएटिव है टू रिड्यूस डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन वाइल इनहेंसिंग कार्बन स्टॉकिंग एंड सपोर्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली ये कार्बन स्टॉक से रिलेटेड है, इसे डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से बचाता है। इसका की फीचर है रिड्यूस इमिशन करता है, इनहेंस कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबल एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सो ये बेसिकली एक इसमें ही है ना, बाद में आया था UNRED प्लस है ना, प्लस, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या है? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, द रोल टू कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। ये वाला बेसिकली REDD प्लस वाला ना ये है। ओके, सेकेंड इज नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल को हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब मेरे को बताओगे कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, नगोया प्रोटोकॉल को कहाँ पे पढ़ा था। ओके, हमने पढ़ रखा है ऊपर। सो ये बेसिकली 2010 का 10 में साइन हुआ था। इसको ये क्या है? बेसिकली एडोप्टेशन एंड इन्फोर्समेंट किसने किया था? एडोप्ट 2010 में नगोया जापान में हुआ था। एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2014 अक्टूबर 12, है ना। ये 2014 में एंटर हुआ था, इंटू फोर्स हुआ था। इसको अडोप्ट किया गया था 2010 में नगोया, जो कि जापान में है ना, वहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर फ्री एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, है ना, फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स
यूटिलाइजेशन अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बेसिकली CBD के अंदर है, जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, इससे रिलेटेड है। इसके बेनिफिट्स देखें तो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोवाइड लीगल सर्टेनिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज एंड बेनिफिट्स इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज़ को, फिर इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स को। ओके, सो और इसके बेनिफिट एक बार और देख लो। फैसिलिटेट करता है जेनेटिक एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोवाइड लीगल सर्टेनिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, फिर रिकॉग्नाइजेज एंड बेनिफिट्स इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज़, नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट एक्सेस प्लस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स को, है ना। फिर आ गया मीनामाता कन्वेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि 2013 में आया था। बेसिकली ये मैचिंग में भी आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको ईयर्स भी दे सके, सो ईयर्स भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम मर्करी एंड इट्स कंपाउंड। सो बेसिकली ये मर्करी से रिलेटेड है, इसको मर्करी से रिलेटेड है, जो कि आपकी एग्जाम में आपको इतना भी पता है कि मर्करी से रिलेटेड है। 2013 में आया था, इस एडोप्टेड, इसको फाइनलाइज किया था 2013 में एट द इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी सेशन इन जेनेवा में इसको फाइनलाइज किया गया था। की ऑब्लिगेशन क्या है? कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक मर्करी रिलीज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। एंड फिर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ मेजर्स क्या है? कवर मर्करी स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल एंड कंटेमिनेटेड साइट्स। इसके लीगल कमिटमेंट्स क्या है? रेक्टिफाइड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट इट्स कंट्रोल अंडर द इंटरनेशनल लॉ। सो बेसिकली ये थोड़ा सा बाइंडिंग टाइप में ही हो गया, लीगल कमिटमेंट है। अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया तो आपके लिए मस्ट है कि इम्प्लीमेंट करना इनके लिए, जो कि इनके कंट्रोल्स है, जो कि अंडर इंटरनेशनल लॉज में आपको दे रखे हैं, उनको कंट्रोल करना। ओके, सो नेक्स्ट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015, है ना, UNFCCC। ये बेसिकली अडोप्ट किया गया था, एडोप्टेशन एंड लीगली बाइंडिंग अडोप्ट किया था 2015 है अंडर UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ना। टेम्परेचर गोल, इसमें गोल दे रखा है टेम्परेचर को, बेसिकली ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, सो टेम्परेचर का गोल दे रखा है कि लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग टू लेवल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रीफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। बेसिकली जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था ना, उससे हमें 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रखना है, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बट हाँ, प्रीफरेबली है कि हम 1.5 तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, मतलब कि उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इतना तो बढ़ सकता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। फिर क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीज सेट देयर ओन इमिशन रिडक्शन टारगेट्स रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। तो बेसिकली ये कंट्रीज देयर, मतलब कि अपने खुद के इमिशन टारगेट्स में सेट करती है, जिसको वो रिव्यू होते हैं 5 ईयर्स में, एवरी 5 ईयर। ओके, क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, डेवलप्ड नेशंस मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शंस। ओके, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। एक हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोट्स ग्लोबल कोऑपरेशन इन द क्लीन एनर्जी एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एफर्ट्स। ओके, फिर ग्लोबल स्टॉक टेक हो गया, एवरी 5 ईयर प्रोग्रेस इज असर्टेड टू स्ट्रेंथन द क्लाइमेट कमिटमेंट। ओके, सो दैट इज द पेरिस एग्रीमेंट 2015, जो कि UNFCCC के अंडर आता है। फिर आ गया किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016। किगाली अमेंडमेंट इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट PCS में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, प्लस ये ना फैक्चुअल के उसमें एग्जाम्स होते हैं, CAPF और CDS NDA, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है कि किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है ना। बेसिकली एडॉप्ट किया था अक्टूबर 15, 2016 में 28th मीटिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द किगाली, रवांडा।
है ना। रवांडा में इसको रवांडा की किगाली में इसको अडॉप्ट किया गया था 28th मीटिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। इसका एम क्या है, टू रिड्यूस द एच एफ सीज दैट इज हाइड्रोफ्लोरो की क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वैसे ही हाइड्रोफ्लोरो क्लोरोकार्बन होता है ना, उनको रिड्यूस करना है। ओके, by 80 to 85% by 2045, preventing 0.5 degree Celsius of global warming by 2100. Okay, ये बेसिकली एच एफ सीज आर नॉन ओडीएस, है ना। नॉन ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज है, बट हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इनमें ये बेसिकली ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ग्लोबल वार्मिंग के लिए डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, एग्रीमेंट विद द नॉन कंप्लायंस पेनल्टी, यानी कि अगर आप कंप्लाइंट नहीं करोगे तो इसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है ना। एंड प्लान एन HFC फेज आउट स्ट्रेटजी विच इज अंडर डेवलपमेंट। ओके, इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या है, पहला डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्हें स्टार्ट कर दिया था 2019 में, ब्रिंग डाउन देयर HFC प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बाई एटलीस्ट 85% बाई 2036 एज कम्पेयर टू देयर एनुअल एवरेज वैल्यू इन द पोटेंशियल इन द पीरियड 2011-12 में। बेसिकली 11 और 13 में जो था ना उनसे आपको 85% रिडक्शन आपको बाय 2036 में आपको जाना है। फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज हो गया, जैसे कि चाइना और ब्राज़ील, इनमें देखो स्टार्ट इन 2024 में हुआ था, रिड्यूस देयर HFCs यूज्ड बाय 85% ऑफ देयर एवरेज वैल्यू बाय 2020 और 2022, है ना, बाय द ईयर 2045। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना, and some other developing countries like Iran, Iraq, Pakistan, and some oil economies like Saudi Arabia and Kuwait cut down their HFCs by 85% of their values in 2024-26 by the year 2047, starting it in 2018। बेसिकली 2018 में स्टार्ट करेंगे, 2047 में इसको ये 2024-26 वाले से के पास में ले आएंगे। फिर आ गया टेरिफ, दैट इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, इसको 1976 में आया था ये, है ना। टेरिफ इज ए ग्लोबल एनजीओ है ना, वर्किंग ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। जॉइंट प्रोग्राम है WWF वर्ल्ड वाइड फंड से, प्लस IUCN का। IUCN भी एक एनजीओ है, आपको बता दिया जाए, है ना। कॉम्प्लीमेंटिंग साइट्स, मल्टीलेटरल ट्रीटी, हमने साइट्स भी पढ़ चुका है जो कि बाइंडिंग ट्रीटी है, बट नेचुरल लॉज को, जो कि वहाँ की जो नेशनल लॉज है उनको ना वो सस्पेंड नहीं करता है, उनको सरपास नहीं करता है। ये साइट्स हो गया। जॉइंट प्रोग्राम है। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, कैम्ब्रिज UK में है ना। टेरिफ मॉनिटर्स एंड एनालाइज ट्रेड ट्रेंड्स टू इंश्योर इट डज नॉट थ्रेटन्स नेचर। सो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर हो गया कैम्ब्रिज UK में हो गया, है ना। सो वी आर डन विद द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस, है ना। I hope you learn something from this session and I request you please revise it again and again। आपको जितना आपको मटेरियल मिल रखा है ना, ये वाले जितने भी अब मैंने साइट्स पर कन्वेंशंस बताए, प्लीज इनको जितना आप रट सको रट लो, है ना। ये आपके एग्जाम्स में आपको 2 to 3 क्वेश्चंस you can directly found from these 3 pages। okay, so please I will put this PDF in my Telegram channel, you can join there। उसका लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस यू कैन ज्वाइन आवर मार्गदर्शक मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको फ्री गाइडेंस प्लस फ्री मेंटोरशिप 1-to-1 कॉल सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने मतलब कि एल्यूमिनाई से बात करने का मौका मिलेगा, जो कि इसमें फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काफ़ी बार एग्जाम्स क्लियर कर रखी है। अगर आपने अगर NDA CDS FCAT हो गया, CAPAVC हो गया,
ऐसी एग्जाम्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी टाइप की गाइडेंस चाहिए, यू कैन ज्वाइन आवर मार्गदर्शक मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो कि अभी के लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है अभी के लिए, है ना। सो जब तक फ्री है प्लीज़ यूज़ इट एंड enjoy the your learning. इसमें क्या होता है, बिना गाइडेंस के यू विल फाइंड जस्ट रनिंग पिलर टू पोस्ट बट गेनिंग नथिंग. सो we are just launched to guide the people go in the right direction. Okay, so that is the our about the international convention session. So I hope you learn something. So we will meet in the next session, that is also a value enriching session for your upcoming exams. Thank you.